Hello everyone, this side Pooja and I am here to teach you the chapter, history chapter, the making of global world. ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है. छोटा इसलिए हिस्ट्री है बट फिर भी छोटा है वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिड्यूस हो चुके हैं. जो 23-24 अपकमिंग एग्जाम है क्लास 10th का, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से नहीं आ रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दोज टॉपिक्स विच आर सपोज टू कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में है क्या. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे कनेक्ट होती थी, क्या चीज़ें शेयर्स होती थी. ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस. अच्छा, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आपको एक टर्म आता है ग्लोबलाइजेशन. तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन वर्ड आता है तो व्हाट डज दैट मीन. दिस मीन दैट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड, नॉट ओनली ट्रेड, मूवमेंट ऑफ डिजीज ऑल्सो. ठीक है, डिजीज का भी मूवमेंट एंड पीपल का भी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, फ्रॉम वन नेशन टू द अनदर नेशन. ठीक है, दैट इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज. आप पढ़ के देखो, इसका डेफिनेशन काफी इजी है. द movement of goods, capital, service, ideas, people from one nation to the other nation is called ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो गुड्स का, कैपिटल का, ठीक है, सर्विस का, आइडियाज, पीपल एंड इवन डिजीज ऑल्सो. डिजीज भी जो था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड हुआ करती थी. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज. ठीक है, गुड्स, सर्विस, आइडियाज, कैपिटल एंड माइग्रेशन, ये पांच बातें आपको माइंड में रखनी है. तो दैट इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक सिस्टम that has only been around for about half century. However, the history of commerce, immigration, capital migration and other factors have contributed to creating the contemporary globe. Traveler, merchants and missionaries and pilgrims had traveled enormous distance for information, opportunity and spiritual and have sought refuge since ancient times. The Indus Valley civilization and the modern day West Asia were linked for an active maritime trade as earlier as 3000 BCE. देखो, जो ग्लोबलाइजेशन होता था, जो मूवमेंट देखने को मिलता था, वो कभी कभार हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसलिए जाते थे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए. ठीक है, पिलग्रिम्स के लिए, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं. तो कुछ लोग तो अपना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, होता नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो दूसरी जगह जाते थे, खोज करते थे. ठीक है, दूसरी जगह जाके उसके बारे में सर्च करते थे, अपने आप को पीस देते थे. ठीक है, इन सब चीजों के लिए जो था मूवमेंट जो होता था देखने को मिलता था एट दैट टाइम. ठीक है, तब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने कैपिटल भी शेयर करते थे, अपने कल्चर को भी शेयर करते थे. ठीक, ये हमारा पहला टॉपिक था ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक है, ये चैप्टर जो है हम ना टॉपिक में कवर करेंगे और एक टॉपिक कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड सेकेंड टॉपिक आता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था? प्री मतलब पहले. ठीक है, प्री मतलब हो जाता है पहले. मॉडर्न वर्ल्ड के पहले का समय कैसा था? देखो, एंशिएंट टाइम ट्रैवलर्स, एज आई सेड, ट्रेडर्स, प्रिस्ट जो पुजारी होते थे, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री, ट्रेवल फॉर नॉलेज, एज आई सेड जो तीर्थयात्री होते थे वो अपने नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, ऑल टू एस्केप परसिक्यूशंस. ठीक है, परसिक्यूशन, एस्केप परसिक्यूशंस मतलब क्या होता था? कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते थे ना, अपनी कंट्री में सेफ नहीं फील करते थे तो वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते थे. ठीक है, वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते थे. तो दैट इज व्हाट द परसिक्यूशंस मीन्स. कैरी गुड्स, जब वो जाते थे तो अपने साथ कुछ गुड्स लेकर जाते थे, पैसे लेकर जाते थे, अपने वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है अपने वैल्यूज को भी लेकर ही जाएंगे, अपनी स्किल लेकर जाएंगे. तो हमारा जो स्किल, हमारा जो वैल्यू, जो हमारा एथिक्स होता है, हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी शेयर करते हैं, शो करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, नए नए इन्वेंशंस दूसरी जगह जाके भी हम लोग करते हैं. And even most important, and even germs and disease also. We have a good example of coronavirus. Recently में जब कोविड आया था तो क्या था, ये हमारी कंट्री का नहीं था, किसी और कंट्री से, चाइना से आया था. ठीक, तो इवन डिजीज एंड जर्म्स ऑल्सो, इसका भी मूवमेंट देखने को मिलता था एट दैट टाइम एंड इवन दिस टाइम ऑल्सो. ठीक है, अराउंड 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक.
अराउंड 3000 BC की तरफ एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक देखने को मिलता था। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छा खासा एक एक्टिव मतलब ट्रेड का लिंक हुआ करता था। ठीक है, ट्रेड का लिंक हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अभी प्रेजेंट डे में बात करें तो वेस्ट जो हमारा वेस्ट एशिया ना, वहाँ पे देखो जब कैसे पता चलता था कि ट्रेडिंग वगैरह हो रहा था। जैसे पहले के टाइम में जैसे कॉरीज, ये जो आप देख रहे हो ना इमेज, ये कॉरीज है। ठीक है, इन्हें एज अ करेंसी यूज किया जाता था फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, है ना, फॉर द ट्रेडिंग पर्पस इन अ वे ऑफ करेंसी। तो कॉरीज आर यूज इन अ फॉर्म ऑफ करेंसीज। ठीक, सीशेल देन यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड इन चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। ये मालदीव से इसका जो ट्रेडिंग का काम होता था, ये जो कॉरीज है मालदीव में पाए जाते थे, और ये चाइना और ईस्ट अफ्रीका में भी कॉरीज मिलते थे। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, तो ये जो एज अ करेंसी के फॉर्म में जो कॉरीज यूज होती थी वो मालदीव में पाया गया, चाइना में भी पाया गया और ईस्ट एशिया में भी पाया गया। इससे ये पता चला कि तीनों जो कंट्रीज है ना आपस में इंटरलिंक्ड है, और ये लोग ट्रेडिंग जो है करेंसी जो ये लोग यूज करते हैं, ये लोग कॉरीज को यूज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स कैन ट्रेस्ड इन द 17th सेंचुरी देखने को मिला, 7th सेंचुरी में भी। बाई द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम अनमिस्टेकेबल लिंक। ठीक, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। अब हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ना एक इमेज है बना हुआ है, ये देखिए ये इमेज बना हुआ है। ये जो इमेज है, इमेज ऑफ अ शिप मेमोरियल स्टोन। देखो ये स्टोन पे एक इमेज बना हुआ है। ठीक है, ये एक शिप है, आपको दिख रहा होगा ये वाला शिप है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ट्रेडिंग होता, एक क्या कहते हैं, सी रूट रहा होगा। ऑब्वियसली सी है तभी तो शिप का इन्वेंशन था एट दैट टाइम। तो ये जो शिप है ये शो करता है कि उस टाइम पे भी सी रूट रहा होगा। ठीक है, गोवा म्यूजियम 10th century CE फ्रॉम द 9th century इमेज ऑफ शिप अपीयर रेगुलर इन मेमोरियल स्टोन फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियन ट्रेड। ये क्या सिग्निफिकेंट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो इमेज है आपको यही इंडिकेट करता है कि क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस था एट दैट टाइम अराउंड 10th सेंचुरी। ठीक है, 10 CE के अराउंड यहाँ पे ओशियन ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दैट इमेज सेज। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क रूट। अच्छा, ये सिल्क रूट इसका नाम इसलिए पड़ा, ऐसा नहीं था कि रूट जो था सिल्क का था, नहीं ऐसा नहीं था। देखो एट द चाइना में क्या होता था, सिल्क जो है बड़ी मात्रा में होता था सिल्क। तो और सिल्क सबसे कॉस्टली आइटम हुआ करता था, और एक ऐसा रूट बनाया गया जहां से सिल्क का ट्रेडिंग होता था। तो जहां से सिल्क का ट्रेडिंग होता था उस रूट को ही नाम दे दिया गया, क्योंकि वो काफी महंगा होता था। ठीक है, सिल्क, और बहुत प्रीशियस, बहुत डिमांडिंग था सिल्क, तो इसलिए उस रूट को ही सिल्क रूट दे दिया गया था। और इस रूट से ना ही सिर्फ सिल्क की ही ट्रेडिंग होती थी, बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी। इवन मतलब लोग आते जाते थे, इवन कल्चर भी शेयर, कल्चर का भी मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट इस रूट के दौरान, इस रूट के थ्रू देखने को मिला। ठीक है, अब ये जो सिल्क रूट है, ठीक है, ये जो सिल्क रूट है, एक मिनट, ये जो सिल्क रूट है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल कर आया प्री मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, प्री मॉडर्न ट्रेड के लिए। ये जो प्री मॉडर्न ट्रेडिंग था उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो था सिल्क रूट का ही था। ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि एक रूट, एक रास्ता मिल गया जिससे बहुत सारे जो है ना कंट्रीज कनेक्ट होती थी। आप देखो चाइना है, ठीक है, ग्रेट रॉयल रोड है, ठीक है, कूचा है, ये सारे जो आप देख रहे हो ना, नॉर्थ चाइना प्लेन है, बिगजिंग है। ठीक है, ये सारे जो है, ये सारे जो रूट हैं ये सारे कनेक्ट होते थे। तो कहीं ना कहीं सिल्क रूट ना एक कंट्री को, बहुत सारी कंट्रियों को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी। ठीक, अच्छा, सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। एज आई सेड, कल्चरल लिंक, ये सिर्फ ट्रेड को ही नहीं लिंक कर रहा था, कल्चर को भी लिंक कर रहा था। कल्चर भी एक कल्चर भी जो थे शेयर होते थे between the distant part of the world. Several silk route have been identified by the historians. ठीक है, Silk Road have been identified by the historian over land and seas, connecting vast region of the Asia and linking Asia with the Europe and the North Africa also. ठीक है, तो देखो ये जो सिल्क रूट था किस किस को कनेक्ट कर रहा था, देखो एशिया को यूरोप से, ठीक है, ये एशिया को यूरोप से एंड द नॉर्दर्न अफ्रीका ऑल्सो, इन एक्सचेंज ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पीसीज फ्रॉम इंडिया। जब अच्छा ये रूट के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिंग हो रहा है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हो गई। ठीक है, तो इन एक्सचेंज ऑफ टेक्सटाइल,
टेक्सटाइल और स्पीसीज इंडिया से अपना इंडिया में ना अभी इंडिया से में सबसे अच्छा जो था, सबसे ज़्यादा मात्रा में स्पाइसेस जो होते थे ना, स्पीसीज जो थे ये एक्सपोर्ट होते थे। और टेक्सटाइल भी, क्योंकि कॉटन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता था, तो कॉटन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, स्पीसीज हो गया फ्रॉम इंडिया एंड प्रीसियस में जो ये हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, यहाँ से भारत से एक्सपोर्ट होता था। और इम्पोर्ट क्या होता था, बदले में हम लोग जब वहाँ जाके देते थे सामान तो लेकर के आते थे, बदले में हम लोग प्रीशियस मेटल लेकर आते थे एंड दैट मेटल वॉज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, फ्लोड फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। तो ऐसे हमने देखा ना एशिया और यूरोप कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एशिया से क्या एक्सपोर्ट हो रहा था और यूरोप से क्या इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है। इंडिया और चाइना से क्या सिल्क जाता था और इंडिया से स्पाइसेस और कॉटन हम टेक्सटाइल के मामले पॉटरी हो गया, ये सारी चीजें जो थी ना, यहाँ पे देखो इमेज आपको दिख रहा है, पॉटरी हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्री से ईस्टर्न कंट्रीज में जाती थी। इट मीन्स व्हाट, यूरोपियन से एशियन मार्केट में जाती थी और एशियन मार्केट से बदले में हम लोग फिर क्या लाते थे, रिटर्न में हम लोग गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे, ठीक है। क्लियर है, होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, द सिल्क रूट वॉज रिगार्डेड एज ए इम्पॉर्टेंट रूट लिंकिंग द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज आई सेड, रूट वॉर एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा। दिस रूट, द सिल्क रूट जो है ये पहले से भी था बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड फ्लरिश टिल द 15th सेंचुरी। ये रूट पहले से क्रिश्चियन एरा के पहले में भी हुआ करता था, बट अच्छे से फ्लरिश कब हुआ, 15th सेंचुरी के दौरान, जब ट्रेडिंग ज्यादा होने लगा, लोग ज्यादा आने जाने लगे, ट्रेडिंग के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होने लगा, आइडियाज, इन्वेंशन, ये सारी चीजें एक्सचेंज जब होने लगी तो अच्छे से 15th सेंचुरी तक आते आते ये फ्लरिश्ड हुआ, ठीक है, सिल्क रूट, ठीक। अब इस रूट के थ्रू एज आई सेड की कल्चरल भी एक्सचेंज होते थे, तो भाई रिलीजन्स भी क्या होते थे, आते जाते थे, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन जैसे बुद्धिस्ट प्रीचर्स थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे एंड लेटर मुस्लिम प्रीचर्स ऑल्सो यूज टू ट्रेवल बाई दीज रूट्स। क्यों? फॉर द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, फॉर द पिलग्रिम्स और बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। रूट्स प्रोवाइडेड बी द ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड। ये जो रूट था ये अच्छा खासा सोर्स उभर कर आया, सिल्क रूट जो था इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर ट्रेडिंग एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सिल्क रूट था ये यूरोप को एशिया से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा था, कल्चरल शेयर होने लगा, ट्रेडिंग होने लगा चीज़ों का, पोएट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, बहुत सारी एक्सपोर्ट एम्पोर्ट जैसी चीज़ें होने लगी और वहां से बदले में कुछ प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर बदले में आते थे। तो ठीक है, ये सिल्क रूट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन, जो 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने सिल्क रूट कंप्लीट कर लिया, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप देख लो। व्हाट वाज द सिल्क रूट? सिल्क रूट होता क्या है? व्हाट काइंड ऑफ सिल्क रूट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द हिस्टोरियंस? ठीक, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने टॉपिक क्लियर किया सिल्क रूट से। अब सिल्क रूट से रिलेटेड ये देखो 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने के हाईली चांसेस हैं, ठीक है। व्हाट गुड्स वर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम द सिल्क रूट? एज आई सेड, ठीक है, पोएट्री हो गया था, फिर आपका ये टेक्सटाइल हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट क्या होता था? प्रीशियस मेटल लाइक्स सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। तो ये सारी चीजें थी। शो हाउ द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ द प्री मॉडर्न ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कैसे कहा जाता है सिल्क रूट को गुड एग्जांपल? क्योंकि कल्चरल, ट्रेडिंग, हमने रिलीजन्स को भी शेयर होते हुए देखा है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक। नेम द रिलीजन विच रीच चाइना थ्रू द चाइना थ्रू दिस रूट। कौन कौन से रिलीजन? बुद्धिस्ट, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे रिलीजन है जो कि चाइना से इस रूट के थ्रू सारे कंट्रीज में आने जाने लगे, ठीक। तो ये था टॉपिक सिल्क रूट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माना कि चैप्टर छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, बट इवन दो देखो क्वेश्चंस तो बनेंगे ही इस चैप्टर से, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वी मस्ट हैव टू नोटिस कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें कवर करने हैं, ठीक है। अब देखो जो 4th टॉपिक हमारा वो है फूड ट्रैवल। एज आई सेड कि जब कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं तो भाई फूड भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, ठीक है। फूड ट्रैवल जैसे हम देखेंगे स्पेगेटी और पोटैटो। स्पेगेटी देखो, फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। जब कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था तो भाई खाने भी जो अपने हमारी जो नेशनल फूड होता है, मतलब फेमस जो फूड होता है हर जगह का, वो भी शेयर होगा एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल। जो ट्रेडर्स होते थे और जो ट्रैवलर्स होते, वो जब नई जगह जाते थे ना तो नई फसलें उगाते थे, है ना। जहां जाते थे वहां नई फसलें वो उगाते थे, ठीक है, न्यू क्रॉप ग्रोन करते थे एट दैट फील्ड।
टेक फॉर एन इंस्टांस नूडल एंड स्पेगेटी, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द नूडल्स ट्रेवल फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम चाइना, ये देखा गया कि नूडल जो था कहाँ से ट्रेवल हुआ, फ्रॉम चाइना एंड बिकम स्पेगेटी, और ये स्पेगेटी बन गया, ठीक है। ये नूडल्स आते आते इसका नाम चेंज हो गया स्पेगेटी में, ठीक। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखिए ये देखो, ये जो है नूडल्स है, ये ओरिजिनेट हुआ चाइना से, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में आते आते इसका नाम क्या हो गया, स्पेगेटी हो गया, ठीक। ये एग्जाम्पल 1 है हमारा, एग्जाम्पल 1। एक एग्जाम्पल और देखने को मिलता है हमारे पास, ये है पास्ता, ठीक है। ये अरब से ओरिजिनेट हुआ था और ये इटली में आते आते इसे सिसली बोला जाने लगा, ठीक है, सिसली। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हैं, देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कहाँ को गए, ठीक है, और इनका नाम भी चेंजेस हो गया। जैसा कि हमने देखा चाइना से नूडल्स जो था ओरिजिनेट हुआ और वेस्ट कंट्रीज में जाते जाते इसका नाम जो है चेंज होकर क्या हो गया, स्पेगेटी, ठीक है। और ऐसे ही हमने पास्ता को भी देखा, ये अरब से ओरिजिनेट हुआ और इटली में आते आते इसका नाम हो गया सिसली। ओके, चलो अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि नूडल्स स्पेगेटी, ये तो हो गया, ठीक। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज अ पास्ता, जैसा कि अभी हमने इमेज में दिखाया। इन द 16th सेंचुरी क्रिस्टोफर कोलंबस, देखो 16th सेंचुरी की बात है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ना अमेरिका की डिस्कवरी की, अमेरिका का खोज निकाला। क्या था ना, अमेरिका जो था ये एक ऐसी कंट्री थी जो एशिया यूरोप से काफी, एशिया यूरोप के उतने टच में नहीं थी, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। इसकी डिस्कवरी उन्होंने बोला कि अच्छा यहाँ पे अमेरिका तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे नए नए क्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था ना, यूरोप में और एशिया में मीट वगैरह, मीट पे लोग ज़्यादा डिपेंड होते थे, और मीट काफ़ी कॉस्टली और बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोटीन उसमें नहीं होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, ठीक है। इट वॉज आफ्टर द मेनी ऑफ द कॉमन फूड सच एज पोटैटो, जब ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का जब खोज किया तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे ढेर सारे पोटैटो, सोयाज, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट्स, भाई एंड इवन पोटैटोज ऑल्सो, जो पोटैटोज कितना इजीली ग्रोन होता है और काफ़ी चीप होता है, बहुत हेल्दी भी होता है, ठीक है। एंड सो ऑन केम टू बी नोन, तो इस अमेरिका की डिस्कवरी के बाद ऐसे बहुत सारे फूड्स जो थे, है ना, देखने को मिले, ठीक है। तो अब क्या था, इट वॉज क्रिएटेड अ न्यू डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ, बिकॉज on the one hand the introduction of food potatoes lead to the poor population of Europe to eat better। जब पोटैटोज का इंट्रोडक्शन हुआ, जब पोटैटो उसमें आया, ट्रेंड में आया, लोग इस पे जब डिपेंड होने लगे, तो जो गरीब जनता थी, जो गरीब लोग थे, उनके लिए तो भाई पोटैटो एक वरदान था, क्योंकि काफ़ी सस्ता होता था, प्रोटीन भी होता था, अच्छा था खाने में, हेल्दी होता था और इजीली ग्रोन था, तो लोग इस पे जो था ज़्यादा डिपेंड होने लगे पोटैटो पे, ठीक है। लोग कौन, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, है ना, इज टोटली डिपेंड अपॉन पोटैटोज, और पोटैटोज से तो कई सारी चीज़ें बन जाती हैं ना, पोटैटो हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड पीजेंट्स ऑफ आयरलैंड, जो फार्मर्स थे आयरलैंड के, बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज दैट इवन इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए दैट व्हेन द डिजीज डिस्ट्रॉय द क्रॉप, इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए जब ये क्रॉप्स फेल्यूर देखने को मिला इन द मिड 1840s, मेनी डाइड ड्यू टू द स्टार्वेशन, ठीक है, मेनी डाइड ड्यू टू द स्टार्वेशन, ठीक है। अब देखो हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, एज आई सेड कि जो अमेरिका था वो बाकी कंट्रियों से बिल्कुल अनटच था, तो यहाँ की जो इम्यूनिटी थी, यहाँ के लोगों की, अमेरिका के लोगों की जो इम्यूनिटी वो काफ़ी वीक थी, ठीक है। इन द 16th सेंचुरी यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका फॉर ट्रेड, ठीक है। अब देखो 16th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन सेलर्स ने एक सी रूट बनाया, ठीक है, इस सिल्क रूट नहीं, मैं सी रूट के बारे में बोल रहा हूँ, एक समुद्री रास्ता बनाया जिससे एशिया को अमेरिका से कनेक्ट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि भाई अमेरिका बहुत रिच रिसोर्स, वहाँ पे बहुत रिच रिसोर्सेज मिलते थे, वहाँ पे मिनरल्स, ढेर सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स से, बहुत कॉस्टली मिनरल्स पाए जाते थे, वहाँ पे फूड रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो एशिया ने अमेरिका का एज ए सी रूट को कनेक्ट किया, ठीक है, एशिया ने अमेरिका को फॉर द सी रूट कनेक्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अब उसकी उस पर नजर गई, ठीक है। फॉर द सेंचुरी बिफोर द मैक्सिमम ट्रेडिंग वुड रन मेनली इन द इंडियन ओशन, और इसके पहले, ठीक है, 16th सेंचुरी के पहले मैक्सिमम ट्रेडिंग जो थी वो मेनली इन द इंडियन ओशंस के आसपास होती थी। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। However, after the entry of Europeans, जैसे यूरोपियंस की एंट्री होती है, the flow of trade expanded and shifted towards the Europe। जैसे यूरोपियंस की एंट्री होती है
ये ट्रेडिंग जो है और अच्छे से फ्लो में होने लगी, ठीक है। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग की लिंक जो थी और ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक। अब हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। क्यों अमेरिका के बारे में, ठीक है। बिफोर द 16th सेंचुरी अमेरिका हैड कट ऑफ फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इससे एक पक्का क्वेश्चन बन सकता है मे बी। तो आप अमेरिका बारे में अच्छे से, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो था बहुत अच्छे रिसोर्स मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं, पोटैटो, चिली, मेज, ये सारी चीज़ें जो वहाँ मतलब वहाँ उगता है, ठीक है। तो बट आफ्टर द डिस्कवरी, जैसे अमेरिका की डिस्कवरी हुई, इट्स वास्ट लैंड अबंडेंट क्रॉप वॉज देयर, है ना, वहाँ पे बहुत सारे अबंडेंट क्रॉप्स हैं, मिनरल्स आर ऑल्सो देयर, बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ एवरीवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेरू एंड मैक्सिको हैज सिल्वर माइंस विच यूरोपियंस बिगिन टू यूज फॉर द ट्रेडिंग पर्पज विथ एशिया। पेरू और मैक्सिको में सिल्वर की माइनिंग्स बहुत अच्छा खासा थी, जिससे यूरोपियंस जो थे उसको यूज करके सिल्वर को वो एज अ ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करने लगे फ्रॉम एशिया, ठीक है, विद एशिया। इट हेल्प यूरोपियंस इन ग्रो देयर वेल्थ, और जिसकी वजह से उनका वेल्थ जो था वो भी यूरोप का ग्रो होने लगा डे बाई डे, धीरे धीरे। इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी तक आते आते व्हेन यूरोपियंस हर्ड अबाउट एन इमेजिनरी प्लेस एल डोराडो, दे सेट इन सर्च ऑफ एल डोराडो विच हैज नोन एज अ सिटी ऑफ गोल्ड। जैसे 17th सेंचुरी के आते आते यूरोपियंस को ये पता चला, सुनने में आया कि एक प्लेस है बहुत अच्छा सा रिच रिसोर्स वाला प्लेस है, एल डोराडो। दे सेट इन सर्च ऑफ एल डोराडो विच वॉज नोन एज अ सिटी ऑफ गोल्ड, जिन्हें वो सिटी ऑफ गोल्ड जैसा समझते थे। इन द 16th सेंचुरी पोर्टुगीज एंड स्पेनिश, अब 16th सेंचुरी की बात बता रही हूँ, जितने भी पोर्टुगीज और स्पेनिश थे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैसे भी दे डिसाइडेड कि दे हैव टू कंकर अमेरिका एट एनी हाउ, है ना, दे हैव टेक डिसीजन, दे एट एनी कॉस्ट दे हैव टू कंकर अमेरिका, ठीक है। क्योंकि अमेरिका क्या है, बहुत रिच रिसोर्स है वहां पे, ठीक है, अमेरिका में बहुत रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, जर्म्स सच एज स्मॉल पॉक्स, अब कंकर करने के लिए कभी कभार क्या होता है ना, हम हथियारों से नहीं, हम ना बीमारियों से जीत जाते हैं, बीमारियों के सामने हार जाते हैं, ठीक है। तो यही किया यूरोप ने अमेरिका के साथ, ठीक है। अमेरिका जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ अ फायर पावर की जगह पे स्मॉल पॉक्स को उन्होंने जर्म्स को यूज किया, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को बिकेम द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द यूरोपियंस। इट इज बिकॉज अमेरिका इनहैबिटेंट, मतलब जो रहने वाले अमेरिकन लोग थे, ठीक है, हैड नो इम्यूनिटी ड्यू टू द आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या, क्योंकि ये जो अमेरिका थी शुरू से ही अदर कंट्रियों के टच में नहीं थी, आइसोलेट थी, मतलब सबसे दूर थी, ठीक है, अगेंस्ट दिस डिजीज, ठीक है। दे केम इनटू यूरोप। देखो मैं बताती हूँ, हुआ ये था कि अमेरिका जो थी पहले से ही अदर कंट्रियों से दूर हुआ करती थी, ठीक है, ज्यादा ट्रेडिंग तो नहीं था। अब अभी आप देखो, अगर आप कंटिन्यू घर में रहो, बाहर ना निकलो, तो बाहर का जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन, वो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा, अगर आपका बाहर आना जाना नहीं है तो ऐसे ही अमेरिका जो थी बाहर ज्यादा ट्रेडिंग में थी नहीं वो, ठीक है, किसी कंट्री के साथ। तो जो ऐसी बीमारी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी जब बीमारी इनके कंट्री में इन्वेंट की, एज आई सेड, जब ट्रेडिंग होता था, जब ग्लोबलाइजेशन होता है ना, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ साथ इवन जर्म्स एंड डिजीज को भी कैरी करते हैं, ठीक है, कैरी करके दूसरी जगह ले जाते हैं। तो वही चीज हुआ अमेरिका में। जब अमेरिका में चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आया तो वहाँ के जो लोग थे उनके पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो उसको फेस कर सके, ठीक है, उससे फाइट कर सके, जैसे कोविड के, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, ठीक है, हमारी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती थी, ठीक है, इसलिए हम लोग इम्यूनिटी वाली चीजें खाते थे एट दैट टाइम। However, European was already immune to such a disease. As a consequences, conquest become much easier. इसी वजह से कंसिक्वेंस रिजल्ट क्या निकला, अमेरिका का हारना, यूरोप का जीतना बहुत आसान हो गया, कि यूरोप जो था बहुत आसानी से जीत गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग इसी बीमारी से मरने लगे, ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन कम होने लगा, तो इस वजह से वो जो था अमेरिका जो था वो हार गया, यूरोप का भी वहाँ पे कब्जा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यूरोप बिफोर 19th सेंचुरी। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड द हंगर वो कॉमन इन यूरोप, ठीक। सिटीज वो क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वो वाइड स्प्रेड। यूरोप में भी कहते नहीं, वहाँ पे पहले तो उन्होंने अमेरिका के साथ ऐसे, अब यूरोप में भी देखो यही चीजें हो रही, वहाँ पे भी पॉवर्टी, हंगर जैसी चीजें देखने को मिल रही थी। सिटीज में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से मरने लगे,
रिलीजियस कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है ना, जाति मतलब जाति को लेकर, रिलीजन को लेकर फाइट हो रहा था वहाँ पे यूरोप में, वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंट्रीज हैड टू फेस परसिक्यूशंस, और रिलीजियस डिसेंट्रीज की वजह से लोगों को परसिक्यूशंस फेस करना पड़ा। मतलब लोग यूरोप में सेफ फील नहीं कर रहे थे। लोग जो थे यूरोप को छोड़कर कहाँ जाने लगे, अमेरिका जाने लगे, राइट। As a result, thousands of people fled from Europe to America. ऐसे ढेर सारे लोग जो थे यूरोप को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होने लगे, ठीक। अफ्रीका टिल 18th century, ठीक। यूरोपियन कैप्चर अफ्रीकन एंड मेड देम स्लेव्स। यूरोपियन जो थे अफ्रीकन को कैप्चर करते थे और एज ए स्लेव की ट्रीट करते थे। देयरफॉर अफ्रीकन्स हैड टू डू प्लांटेशन वर्क ऑफ कॉटन एंड शुगर इन अमेरिका फॉर द यूरोपियन मार्केट। इंडिया एंड चाइना टिल 18th century, ये हमारा एक टॉपिक और है। इंडिया एंड चाइना 18th century तक उसका क्या मतलब था। इंडिया एंड चाइना, देखो इस दौरान ना सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होता था इंडिया और चाइना का ही था, ठीक। अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री, ये वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इंडिया चाइना एट दैट टाइम इसलिए हुआ करती थी क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग था इसी कंट्री से होता था। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जैसी चीज, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो था यही दो कंट्रियां करती थी, ठीक है। They were preeminent in the Asian trade. However, after the 15th century, China stopped overseas trading, and hence less involvement in the trade affairs paved the way of European to merge as a central of the world trade. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। ये चैप्टर होता है खत्म क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं, सिल्क रूट, ठीक है, और अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बताया गया है आपको कि कैसे अमेरिका जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और अमेरिका में ऐसी क्या कौन सी चीज़ें थी जो रिच रिसोर्सेज था, जैसे कि वहाँ पे मिनरल्स, सिल्वर माइनिंग्स होती थी, वहाँ पे बहुत सारे फूड्स, नए क्रॉप्स देखने को मिले, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अमेरिका के बारे में सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, और आपसे पूछ सकता है कि इंडिया और चाइना एट दैट टाइम ट्रेडिंग के लिए क्यों सबसे नंबर 1 पे होता था, क्या एक्सपोर्ट होता था, क्या इंपोर्ट होता था, कैसे फूड्स जो था एक कंट्री से कहीं से ओरिजिन होता था, कहीं जाके उसका नाम चेंज हो जा रहा था, कैसे फूड का ओरिजिनेशन देखने को मिला। तो ऐसे ही बस 3 से 4 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मार्क्स के इस चैप्टर 2 से 3 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है सो यू मे आस्क, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, like my videos and share it also, and subscribe my channel for the more videos. Thank you for this time.